नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी जीवन यात्रा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम प्यार से महात्मा गांधी कहते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब जरा सोचिए, कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी को प्रयोग कहे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो इंसान हमेशा सीखने में, सुधार करने में और सच्चाई को खोजने में लगा रहा। गांधी जी कहते थे, सत्य ही ईश्वर है। उनका मानना था कि इंसान चाहे कितनी भी गलतियां करे, लेकिन अगर वो सच के साथ ईमानदारी से प्रयोग करता रहे तो वो बेहतर इंसान बन सकता है। तो आइए आज हम उनकी कहानी को एक आत्मकथा की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत कथा की तरह सुनते हैं, जैसे कि गांधी जी हमारे सामने बैठे हों और अपने बचपन से लेकर जीवन के हर मोड़ तक हमें सब कुछ बता रहे हों। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि 2 अक्टूबर 1869। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। गुजरात के पोरबंदर नाम के छोटे से नगर में एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार में मोहनदास का जन्म हुआ। पिता का नाम था करमचंद गांधी। वे पोरबंदर रियासत के दीवान थे, ईमानदार, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। माता पुतलीबाई धार्मिक, तपस्विनी और दयालु। उनका जीवन भक्ति और उपवास में ही बीतता था। छोटे मोहनदास का जीवन बचपन से ही धार्मिक वातावरण में बीता। घर में रोज रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाई जाती। भजन, प्रार्थना और उपवास का माहौल उन्हें जीवन भर मिला। यही कारण था कि बचपन से ही उनके मन में सत्य और धर्म की नींव रखी गई। बचपन का स्वभाव। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या छोटे से गांधी बचपन में भी बहुत गंभीर और महान थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी एक सामान्य बच्चे की तरह थे, संकोची, डरपोक, औसत दर्जे के विद्यार्थी। लेकिन एक चीज अलग थी, सच बोलने की आदत। स्कूल का किस्सा। एक बार स्कूल में स्पेलिंग टेस्ट हुआ। शब्द था केटल। गांधी जी ने गलती से गलत लिखा। शिक्षक ने इशारा किया कि बगल वाले लड़के से नकल कर लो, लेकिन मोहनदास ने नकल नहीं की। परिणाम यह हुआ कि पूरी कक्षा में सिर्फ उनकी स्पेलिंग गलत रही। शिक्षक ने डांटा, सहपाठियों ने हंसी उड़ाई, लेकिन गांधी जी को कोई पछतावा नहीं हुआ। उन्हें गर्व था कि उन्होंने गलत सही लेकिन खुद लिखा। यह था उनका पहला बड़ा सबक। सच कभी हारता नहीं। बचपन की गलतियां और स्वीकारोक्ति। गांधी जी बहुत ईमानदार थे, लेकिन बचपन में उन्होंने गलतियां भी की। और यही उनकी आत्मकथा को महान बनाता है कि उन्होंने इन्हें छुपाया नहीं, बल्कि स्वीकार किया। बीड़ी पीने और चोरी का किस्सा। एक बार दोस्तों के साथ उन्होंने बीड़ी पीने की कोशिश की। पैसे कम थे तो उन्होंने अपने ही घर से छोटा सा सोने का टुकड़ा चुराया, लेकिन बाद में उन्हें गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी मां को एक पत्र लिखकर सारी गलती स्वीकार की। पत्र में लिखा, मैंने चोरी की है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मां ने पढ़कर कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने मोहनदास को गले लगा लिया। उस क्षण ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा सच बोलेंगे। भूत प्रेत का डर और राम नाम। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि भूत प्रेत उनका पीछा करेंगे। तब घर के एक बुजुर्ग सेवक ने कहा, बेटा, जब भी डर लगे तो राम राम का नाम लो। उस दिन से राम उनके जीवन का सहारा बन गए। उन्होंने पाया कि जब वे राम का नाम लेते तो डर गायब हो जाता। ये साधारण सी बात आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनी। उनकी अंतिम सांस तक उनके होठों पर यही नाम रहा, हे राम। किशोरावस्था और विवाह। 13 साल की उम्र में मोहनदास का विवाह कस्तूरबा बा से हुआ। दोनों बच्चे थे। विवाह की असलियत समझते नहीं थे। शुरुआत में मोहनदास
थोड़े स्वामित्व भाव से कस्तूरबा को नियंत्रित करना चाहते थे। उन्हें गुस्सा आता था अगर कस्तूरबा उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ करती, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि विवाह में पति पत्नी बराबर होते हैं। बा ने अपने धैर्य और दृढ़ता से उन्हें यह सिखाया कि प्यार और सम्मान ही रिश्ते की नींव है। बचपन से युवावस्था की ओर। युवावस्था में मोहनदास का जीवन साधारण था। वे पढ़ाई में औसत थे, खेलकूद में भी पीछे रहते, लेकिन उनका स्वभाव शांत और ईमानदार था, जिसकी वजह से शिक्षक और दोस्त उनका सम्मान करते। उनके भीतर एक जिज्ञासा थी, सत्य की खोज करने की जिज्ञासा। वे हमेशा सोचते, सही क्या है, गलत क्या है और मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। ये सवाल आगे चलकर उनके पूरे जीवन का मार्गदर्शन बने। युवावस्था और शिक्षा की शुरुआत। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि छोटे मोहनदास किस तरह बचपन से ही सत्य और ईमानदारी की ओर झुकाव रखते थे। अब जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है, उनकी किशोरावस्था और फिर युवावस्था का। गांधी जी बताते हैं कि उस समय उनका स्वभाव बहुत ही संकोची और डरपोक था। वे कक्षा में सवाल पूछने से कतराते थे। मंच पर खड़े होकर बोलना तो उनके लिए असंभव सा लगता था। पढ़ाई में वे औसत दर्जे के थे। इतिहास, गणित जैसे विषयों में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन एक चीज उनके साथ हमेशा रही, ईमानदारी। अगर पाठ याद नहीं होता तो वे झूठा बहाना नहीं बनाते, सीधा स्वीकार कर लेते। किशोर मन की जिज्ञासाएं। किशोरावस्था में हर बच्चे की तरह मोहनदास के मन में भी तरह तरह की जिज्ञासाएं थी। एक बार एक दोस्त ने उन्हें समझाया कि अगर तुम मांस खाओगे तो अंग्रेजों की तरह ताकतवर बन जाओगे। मोहनदास का मन डोल गया। उन्होंने चुपके से मांस खाया, लेकिन घर आकर उन्हें अपराध बोध हुआ। मां से छिपाकर उन्होंने ये प्रयोग कुछ बार किया, लेकिन हर बार उनका दिल कहता, तुम झूठ बोल रहे हो, पाखंड कर रहे हो। आखिरकार उन्होंने मांस छोड़ दिया और ठान लिया कि सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विवाह का अनुभव। जैसा कि मैंने पहले बताया, 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। उस समय वे दोनों बच्चे ही थे। शुरुआती दिनों में मोहनदास थोड़े हठी थे। कस्तूरबा अगर बाहर की औरतों से बातें करती या अपनी मर्जी से कुछ करती तो वे नाराज हो जाते। कभी कभी झगड़ा भी होता। बाद में गांधी जी ने स्वीकार किया कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति समझा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन समय ने मुझे सिखाया कि पति पत्नी बराबर होते हैं। यही आत्म स्वीकृति उनकी आत्मकथा को महान बनाती है। इंग्लैंड जाने की तैयारी। अब कहानी आती है 1888 की। मोहनदास मात्र 18 वर्ष के थे। उन्होंने तय किया कि वे कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। परिवार में मतभेद हुआ। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, विदेश जाने से ये अपने धर्म से गिर जाएगा, वहां मांस, शराब और बुरे रीति रिवाज अपनाएगा। लेकिन मां पुतलीबाई ने उन्हें वचन दिलाया, तुम वहां जाओ, लेकिन मांस, शराब और स्त्री संग से दूर रहना। मोहनदास ने हाथ जोड़कर ये वचन लिया। यही वचन उनकी पूरी जिंदगी का संबल बन गया। इंग्लैंड यात्रा। मोहनदास स्टीमर जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनके सामने कई चुनौतियां थी। वहां के कपड़े अलग थे। भारतीय धोती कुर्ते में वे संकोच महसूस करते थे। अंग्रेजी भाषा में उन्हें कठिनाई होती। भोजन की सबसे बड़ी समस्या थी। शुरुआत में उन्होंने सूट बूट बनवाए, टाई, हैट पहनी, डांस क्लास, वायलिन क्लास ज्वाइन की ताकि अंग्रेजों की तरह दिख सके। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें एहसास हुआ कि ये सब दिखावा है। उन्होंने सब छोड़ दिया और सादा भारतीय जीवन जीना शुरू किया। शाकाहारी सोसाइटी और हेनरी साल्ट की किताब। भोजन की कठिनाई उनके लिए बड़ी थी। मांस तो वे खाते नहीं थे, दूध भी मन को नहीं भाता था। तभी उन्हें एक वेजिटेरियन सोसाइटी के बारे में पता चला। वहां उन्हें हेनरी साल्ट की किताब प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म मिली। उस किताब ने उनकी सोच बदल दी।
उन्होंने समझा कि शाकाहार केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक नैतिक विकल्प भी है। ये दया, करुणा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। गांधी जी कहते हैं कि इंग्लैंड में अगर उन्हें ये सोसाइटी न मिली होती तो शायद वे इस मार्ग पर दृढ़ नहीं रह पाते। धार्मिक अध्ययन। इंग्लैंड में रहते हुए मोहनदास का मन धर्म और अध्यात्म की ओर और गहराई से झुकने लगा। उन्होंने भगवत गीता पढ़ी। गीता का संदेश, निष्काम कर्म, आत्म संयम और भक्ति उनके जीवन में गहराई से बस गया। उन्होंने गीता को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहा। इसी दौरान उन्होंने बाइबल भी पढ़ी। विशेष रूप से सर्मन ऑन द माउंट का उपदेश उनके दिल को छू गया। अगर कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये वाक्य उनके लिए अहिंसा की शिक्षा बन गया। पढ़ाई और संघर्ष। गांधी जी इंग्लैंड में 3 साल तक रहे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, कठिन परिश्रम किया। वे कहते हैं, मैं कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी, अनुशासन। वे समय पर उठते, साधारण जीवन जीते और पूरी मेहनत से पढ़ाई करते। 1891 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इंग्लैंड से मिली सीख। इंग्लैंड के 3 सालों ने गांधी जी को बहुत कुछ सिखाया। 1. सादा जीवन, उच्च विचार, दिखावा छोड़कर सादगी अपनाई। 2. शाकाहार और करुणा, शाकाहारी जीवन को नैतिकता से जोड़ा। 3. धार्मिक एकता, गीता और बाइबल दोनों को पढ़कर समझा कि हर धर्म की जड़ सत्य है। 4. अनुशासन, समय की पाबंदी और ईमानदारी से मेहनत करना सीखा। भारत लौटने के बाद 1891 में जब वे भारत लौटे तो पिता का देहांत हो चुका था। घर का माहौल बदल गया था। उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन बहुत सफल नहीं रहे। मुंबई में एक केस लड़ा, लेकिन घबराहट के कारण बोल ही नहीं पाए। जज के सामने खड़े होकर उन्हें पसीना आने लगा। गांधी जी हंसते हुए कहते हैं, उस दिन मुझे समझ आ गया कि वकील बनना आसान नहीं है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। जल्द ही उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पहला मुकदमा और अवसर। दोस्तों, इंग्लैंड से लौटने के बाद गांधी जी ने वकालत की शुरुआत की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में वे असफल रहे। मुंबई में पहला केस लड़ा और घबराहट की वजह से चुप ही रह गए। लेकिन 1893 में उन्हें एक अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा था। उन्होंने गांधी जी को वहां ले जाने और केस लड़ने का प्रस्ताव दिया। गांधी जी ने सोचा, ये तो नया अनुभव होगा, चलो आजमा लेते हैं। यही निर्णय उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहला कदम। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने सोचा था कि ये बस एक मुकदमे की यात्रा होगी, लेकिन वहां का अनुभव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। वहां भारतीयों के साथ भयानक भेदभाव होता था। उन्हें काला कहकर नीचा दिखाया जाता। सड़क पर चलते तो लोग मजाक उड़ाते। सरकारी दफ्तरों और अदालतों में भी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता। पीटर मैरिट्सबर्ग ट्रेन की घटना। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद गांधी जी ने एक ट्रेन यात्रा की। उनके पास फर्स्ट क्लास का वैध टिकट था, लेकिन एक गोरे यात्री को यह मंजूर नहीं था। उसने टीटी से कहा, यह काला आदमी यहां कैसे बैठ सकता है? गांधी जी ने टिकट दिखाया, लेकिन टीटी और पुलिस ने उनकी एक न सुनी। उन्हें जबरदस्ती धक्का देकर डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। उस रात गांधी जी स्टेशन के वेटिंग रूम में ठिठुरते रहे। वे सोचते रहे, मैं तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा था, फिर भी मुझे अपमानित किया गया। क्या अब मुझे चुप रहना चाहिए? लेकिन उसी रात उन्होंने ठान लिया, अब मैं अन्याय नहीं सहूंगा, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा के बल पर। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। अदालत में अपमान। एक और घटना हुई। अदालत में पेशी के समय गांधी जी पगड़ी पहनकर पहुंचे। जज ने कहा,
पगड़ी उतारो। गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरी संस्कृति का हिस्सा है, मैं इसे उतार नहीं सकता। इस पर अदालत से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन गांधी जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने तय किया कि सम्मान की रक्षा सत्य और साहस से ही होगी। भारतीय समुदाय का हाल। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हजारों भारतीय मजदूर और व्यापारी रहते थे। उन पर अलग अलग तरह के अन्याय होते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। गोरे लोग उन्हें अपने मोहल्लों में बसने नहीं देते। भारतीय बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उन्हें पास नामक कागज हमेशा साथ रखना पड़ता था। अगर पास न मिले तो जेल भेज दिया जाता था। गांधी जी ने देखा कि यह समुदाय डर और बेबसी में जी रहा है। उन्होंने सोचा, मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। पहला संगठन। गांधी जी ने भारतीयों को संगठित करना शुरू किया। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर हम सब मिलकर सत्य और अहिंसा के बल पर खड़े हों तो अंग्रेज सरकार भी हमें अनदेखा नहीं कर पाएगी। वे पत्र लिखते, अखबार में लेख छपवाते और सामूहिक बैठकों का आयोजन करते। धीरे धीरे भारतीय समुदाय में जागरूकता आने लगी। सत्याग्रह की नींव। 1906 में सरकार ने एक नया कानून बनाया। उसके अनुसार हर भारतीय को अपनी पहचान दर्ज करवानी होगी और हमेशा एक पासबुक साथ रखनी होगी। अगर पासबुक न हो तो जेल में डाल दिया जाएगा। भारतीयों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने एक सभा बुलाई। सैकड़ों लोग जमा हुए। वहां गांधी जी ने कहा, हम इस कानून का पालन नहीं करेंगे। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन अन्याय नहीं मानेंगे। लेकिन याद रखो, हम हिंसा नहीं करेंगे। हम सत्य और अहिंसा के बल पर संघर्ष करेंगे। यही होगा हमारा सत्याग्रह। लोगों ने शपथ ली और आंदोलन शुरू हुआ। संघर्ष और जेल। इसके बाद गांधी जी और उनके साथियों को बार बार जेल भेजा गया। जेल में कठोर यातनाएं दी गई। कभी डंडे खाए, कभी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। लोग मुस्कुराते हुए जेल जाते। वे कहते, अगर गांधी जी जेल जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। ये देखकर अंग्रेज सरकार भी चौंक गई। पहली बार उन्होंने देखा कि लोग बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ सत्य और अनुशासन से लड़ रहे हैं। कठिनाइयां। गांधी जी का संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें गालियां दी जाती, पिटाई होती, कभी उनके परिवार को धमकी दी जाती, लेकिन वे हमेशा कहते, हिंसा से जीत अस्थायी होती है, लेकिन सत्य से मिली जीत स्थायी होती है। दक्षिण अफ्रीका की जीत। कई सालों के संघर्ष के बाद सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कई भेदभावपूर्ण कानून वापस ले लिए। भारतीयों को कुछ अधिकार मिले। ये गांधी जी की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। सत्याग्रह। गांधी जी का आत्ममंथन। गांधी जी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में मैंने सीखा कि शक्ति का स्रोत न धन है, न हथियार। असली शक्ति है सत्य और अहिंसा। अगर हम इन पर अड़िग रहें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। भारत लौटने की तैयारी। लगभग 21 साल दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद गांधी जी ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपने देश लौटूं। भारत को आजादी की जरूरत है और सत्याग्रह का ये हथियार अब भारत की जनता के काम आएगा। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब उनके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला था। भारत वापसी। 1915। दोस्तों, 1915 में महात्मा गांधी 21 साल के लंबे संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनका स्वागत बड़े उत्साह से हुआ। लोग अब उन्हें महात्मा कहने लगे थे। लेकिन गांधी जी ने खुद कहा, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सत्य का साधक हूं। भारत में उन्होंने सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मार्गदर्शन लिया। गोखले ने कहा, पहले पूरे भारत का दौरा करो, लोगों को समझो, उनकी तकलीफें जानो, फिर राजनीति में कदम बढ़ाओ।
गांधी जी ने यही किया। चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार का चंपारण जिला। वहां अंग्रेज जमींदार किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों की हालत दयनीय थी। गांधी जी वहां पहुंचे। उन्होंने किसानों की गवाही ली, उनकी कहानियां सुनी। अंग्रेज अधिकारियों ने आदेश दिया कि गांधी तुरंत चंपारण छोड़ दें। गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जनता उमड़ पड़ी। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। किसानों को न्याय मिला। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, गुजरात का खेड़ा जिला। वहां अकाल पड़ा था। किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। गांधी जी ने किसानों से कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लगान मत दो, जेल जाने को तैयार रहो, लेकिन अन्याय मत सहो। किसानों ने उनकी बात मानी। सैकड़ों किसान जेल गए, लेकिन डटे रहे। आखिरकार सरकार झुक गई और लगान माफ करना पड़ा। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इसी समय अहमदाबाद में मिल मजदूरों का वेतन बढ़ाने की मांग हुई। गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया। जब समझौता नहीं हुआ तो गांधी जी ने पहली बार अनशन, फास्ट किया। उन्होंने कहा, मैं तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा। उनकी दृढ़ता देखकर मालिक झुक गए और मजदूरों को उचित वेतन मिला। असहयोग आंदोलन 1920-22। अब गांधी जी ने सोचा कि पूरे भारत को स्वतंत्रता के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने जनता से कहा, हम अंग्रेजों से सहयोग ही क्यों करें? उनकी अदालत, उनके स्कूल, उनके कपड़े, सबका बहिष्कार करो। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। विदेशी कपड़े जलाए गए। सरकारी स्कूलों का बहिष्कार हुआ। सरकारी नौकरियां छोड़ी गई। लोग खादी पहनने लगे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। लोग हैरान थे, लेकिन गांधी जी ने कहा, हमें आजादी चाहिए, लेकिन अहिंसा से। अगर अहिंसा नहीं रही तो आजादी भी बेमानी होगी। सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह 1930। 1930 में अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया। अब सोचिए, नमक जैसी सामान्य चीज पर भी कर। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने दांडी यात्रा की घोषणा की। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से पैदल निकले। उनके साथ 78 सत्याग्रही थे। 240 मील की ये यात्रा 24 दिन तक चली। रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए। हर गांव से लोग बाहर निकलते और कहते, गांधी हमारे साथ है, अब हमें डर नहीं। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। वहां समुद्र से नमक उठाकर उन्होंने कानून तोड़ा। ये एक साधारण कार्य था, लेकिन इसका असर पूरे देश पर हुआ। लाखों लोग जेल गए, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। गांधी इरविन समझौता 1931। नमक सत्याग्रह के बाद अंग्रेज सरकार को बातचीत करनी पड़ी। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया, लेकिन स्वतंत्रता की मांग पूरी नहीं हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942 को उनका आह्वान पूरे देश में गूंज उठा। वे तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोगों ने जगह जगह आजादी के लिए प्रदर्शन किए। गांधी जी की पीड़ा। इस संघर्ष में गांधी जी को व्यक्तिगत पीड़ाएं भी सहनी पड़ी। उनकी पत्नी कस्तूरबा का 1944 में जेल में ही देहांत हो गया। गांधी जी बहुत दुखी हुए, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। स्वतंत्रता की आहट। 1947 में अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, लेकिन देश का बंटवारा हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए अनशन किया। दिल्ली और नोआखली जैसे इलाकों में जाकर उन्होंने शांति का संदेश दिया।
वे कहते रहे, भारत की आत्मा अहिंसा है। अगर हम हिंसा करेंगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। आत्मकथा लिखने का निर्णय। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गांधी जी ने अपने जीवन के हर मोड़ पर सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने अपनी आत्मकथा क्यों लिखी? 1920 के दशक में जब वे साबरमती आश्रम में रहते थे, कुछ मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपना जीवन लिखें। शुरुआत में उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने प्रयोगों को दर्ज कर दूं, तो आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सकेंगी। ये किताब मेरी आत्मकथा नहीं होगी, बल्कि मेरे प्रयोगों का विवरण होगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसलिए उन्होंने इस पुस्तक का नाम रखा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गांधी जी साफ कहते हैं, ये किताब मेरी सफलताओं का बखान नहीं है, बल्कि मेरी असफलताओं, मेरी कमजोरियों और मेरी कोशिशों की सच्ची कहानी है। उन्होंने इसमें अपने बचपन की गलतियां भी लिखी, बीड़ी पीने का प्रयास, चोरी, झूठ और यहां तक कि अपनी पत्नी पर अधिकार जताने की प्रवृत्ति। उन्होंने सब स्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि सच छुपाने से इंसान छोटा हो जाता है और सच स्वीकारने से इंसान बड़ा बनता है। प्रयोगों का महत्व। गांधी जी के लिए जीवन एक प्रयोगशाला था। वे हर चीज को प्रयोग की तरह लेते। शाकाहार पर प्रयोग किया, उपवास और संयम पर प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा पर प्रयोग किया, राजनीति को भी प्रयोग की तरह लिया। उन्होंने कहा, मैं तो एक खोजी हूं। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं सत्य को पूरी तरह पा चुका हूं। मैं तो बस उसकी ओर बढ़ रहा हूं। आत्मस्वीकृति। इस आत्मकथा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि गांधी जी ने अपनी कमजोरियों को भी खुलकर लिखा। उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में वे बहुत डरपोक थे। उन्होंने स्वीकार किया कि कभी कभी गुस्सा उन पर हावी हो जाता था। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआती दिनों में वे पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार करते थे, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है और बदल सकता है। गांधी जी का अंतिम संदेश। आत्मकथा के अंत में गांधी जी कहते हैं, मेरे जीवन की कहानी बस इतनी है कि मैंने हर परिस्थिति में सत्य की खोज की। मैं असफल हुआ, लेकिन हर असफलता ने मुझे नई सीख दी। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं महात्मा हूं। मैं तो बस एक साधक हूं और मेरा धर्म है सत्य और अहिंसा की राह पर चलना। गांधी जी की शहादत। दोस्तों, गांधी जी ने 30 जनवरी 1948 तक सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया। उस दिन जब वे प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, तो नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चला दी। गांधी जी के होठों पर अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी जिंदगी का आरंभ ही राम नाम से हुआ और अंत भी। आत्मकथा से मिली सीखें। अब सवाल है कि हमें गांधी जी की इस आत्मकथा से क्या सीख मिलती है? 1. सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सच बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही इंसान को महान बनाता है। 2. अहिंसा कमजोरी नहीं, ताकत है। बिना हथियार, बिना हिंसा के भी साम्राज्य हिल सकते हैं। 3. गलतियां जीवन का हिस्सा है। असली महानता गलती न करने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर सुधारने में है। 4. सादा जीवन, उच्च विचार, दिखावे से महानता नहीं मिलती, बल्कि सादगी और अनुशासन से मिलती है। 5. स्वयं में बदलाव। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो पहले खुद को बदलना होगा। गांधी जी ने कहा था, बी दी चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दी वर्ल्ड, यानी वो बदलाव खुद बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की पूरी कहानी। ये किताब सिर्फ गांधी जी की जीवन गाथा नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक मार्गदर्शक है। आज जब हम झूठ, हिंसा और स्वार्थ से घिरे हुए हैं, तो गांधी जी की ये किताब हमें याद दिलाती है कि सच और अहिंसा ही असली ताकत है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि गांधी जी की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और महान किताब की कहानी के साथ। जय हिंद।